एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां चैनिंग हमारे फोक्स से पूछने का ट्राई करता है कि इससे पहले तुमने जो बोला था वो इतना बोलता ही है कि हमारा फोक्स अपने फेस को ऊपर करके बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हमारे फोक्स की ये बात सुनकर चैनिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है कोई किसी को इस तरह के शार्प एटीट्यूड के साथ कैसे कन्फेस कर सकता है और इसे ये तो देखना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। इतने में हमारा फोक्स अपने फेस को उसके फेस के बिल्कुल करीब कर देता है और उसे काफ़ी गौर से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अपने फेस को उसकी नेक के करीब ले जाता है और उसकी बॉडी को स्मेल करते हुए सोचता है इसकी पूरी बॉडी तो किसी दूसरे पर्सन की सेंट से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप उसकी सेंट को ख़त्म करना होगा। ये सोचते हुए हमारा फोक्स अपने फेस को चैनलिंग की बॉडी के करीब ले जाने लगता है। जब चैनलिंग ये देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से हमारे फोक्स के मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है मुझे लगता है कि हमें पहले इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेनी चाहिए। इसे सुनकर हमारा फोक्स थोड़ा हैरान होते हुए रुक जाता है। इसके बाद वो काफ़ी प्यार से अपने हाथ से चैनलिंग के उसी हाथ को पकड़कर उस पर किस करते हुए बोलता है तुम्हें मुझे अभी आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसे सुनकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और हम देखते हैं कि हमारा फोक्स चैनलिंग के हाथ को किस करते हुए दायु की बात को सोच रहा था कि जब उसने बोला था कि तुम बस मेरी एक शैडो हो और एक सब्स्टिट्यूट जो कि 15 के नाम से जिंदा है। इसे सोचते हुए हमारा फोक्स जल्दी से चैनलिंग के ऊपर आता है और उसके हाथ को पकड़कर बोलने लगता है पहले मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि मैं जिंदा रहूं या नहीं, मगर अब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो और तुम कैसे दिखते हो, मैं बस तुम्हारे ड्रीम में एग्जिस्ट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। हमारे फोक्स की ये सारी बातें सुनकर तो चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए उसी की तरफ देखे जा रहा था। इसके बाद हमारा फोक्स दोबारा से बोलता है हम दोनों एक हैं और हम हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो मुझे अपना एक पार्ट बनने दो। ये बोलते हुए हमारा फोक्स जल्दी से अपनी फोक्स फॉर्म में आ जाता है और काफ़ी क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है और क्या तुम मुझे डिसलाइक करते हो? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ड्रीम में तुम्हें परेशान करता हूँ? जिसे सुनकर चैनलिंग जल्दी से बोलता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। इसके बाद चैनलिंग सैड सा फेस बनाते हुए बोलता है जब दूसरा 15 मेरे पास था तो पहले तो मुझे ये लगा कि वो तुम हो, मगर मुझे यकीन नहीं था, और जब तुम उस बैरियर को तोड़कर मेरे सामने आए तो उस वक्त सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। चैनलिंग की ये बात सुनकर हमारे फोक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो ब्लश करते हुए काफ़ी गौर से चैनलिंग की तरफ देखने लगता है। इसके बाद वो काफ़ी प्यार से चैनलिंग के फेस को पकड़कर आहिस्ता से उसके क्लोज जाने लगता है। जिसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग बोलता है 15 तुम ये क्या कर रहे हो, मगर हमारा फोक्स तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और आगे बढ़ते हुए उसे किस कर लेता है। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहते हैं। इसके बाद हमारा फोक्स थोड़ा सा उससे दूर होता है और सोचता है इसकी सेंट ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट है और ये मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती है। ये सोचते हुए वो जल्दी से चैनलिंग की बॉडी पर किस करने लगता है। चैनलिंग तो उसे ऐसा करते देखे ही जा रहा था और हमारा फोक्स किस करते हुए मन में सोचता है चैनलिंग मैं तुम्हें खुद के साथ ऐसे जोड़ लूंगा कि हम दोनों एक हो जाएंगे। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे थे। इतने में हमारा फोक्स चैनलिंग की नेक के करीब जाता है और अपने मुंह को खोलकर उसे बाइट करने लगता है और सोचता है मैं इसकी बॉडी पर मार्क छोड़ना चाहता हूँ, ये बताने के लिए कि तुम सिर्फ मुझसे ही बिलोंग करते हो। फिर वो खुद को रोकते हुए सोचता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो खुद को रोकने के लिए अपने ही हाथ पर बाइट कर लेता है। उसने इतनी जोर से अपने हाथ पर बाइट की थी कि उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। बाइट करने के बाद फौरन वो अपने डीमन फॉर्म में कन्वर्ट होता है और जल्दी से वहां से भागते हुए जाने लगता है। जिसे ऐसे जाते देखकर चैनलिंग काफी हैरान होते हुए उसे देख रहा था कि अब अचानक से इसे क्या हो गया है। हम देखते हैं कि हमारा फोक्स भागते हुए सोच रहा था अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा तो मैं उसे हर्ट कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फोक्स वहां से जा चुका था और चैनलिंग अकेला ही वहां पर बैठा हुआ था। इसके बाद वो खुद को संभालता है और अपने क्लोथ्स को सेट करते हुए सोचता है 15 मुझे लाइक करता है और मैं क्या मैं भी उसे लाइक करता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से खड़ा होते हुए सोचता है क्या सोल सच में एग्जिस्ट करती हैं और क्या वो एक दूसरे से अलग होने के बाद अनएक्सपेक्टेडली दो अलग पर्सन में चेंज हो सकती हैं। इसके बाद वो डायू और हमारे फोक्स को याद करते हुए सोचता है क्या वो दोनों कभी एक हुआ करते थे, मगर अब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इसके बाद वो गैंगजो के बारे में याद करते हुए सोचता है वो पर्सन तो जाना पहचाना लग रहा था, क्या मैंने उसे कहीं देखा है। इतने में चलते चलते चैनलिंग के पाँव पर बैरियर का एक टूटा हुआ टुकड़ा
टुकड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से उसका पाँव जख्मी हो जाता है और उसे काफी ज्यादा पेन होती है। इसके बाद चैनलिंग उस टुकड़े को उठा लेता है और काफी गौर से उसे देखते हुए सोचता है ये तो उसी बैरियर का टुकड़ा है। इतने में चैनलिंग को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ कोई बोल रहा था कि वो पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ रहा था और वो खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। जिसे सुनकर चैनलिंग उस आवाज के डायरेक्शन में देखता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक रह जाता है कि वहाँ एक ईवल था जो कि चैनलिंग से ही बात कर रहा था। जिस पर चैनलिंग बोलता है आखिरकार ये क्या है, जिस पर वो ईवल रिप्लाई करता है फिक्र मत करो, उसने तुमसे ड्रीम में मिलने के लिए मेरी पावर्स का यूज किया है। मैं तो बस इस छोटे से बैरियर के टुकड़े में फंसा हुआ कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा हूँ। हे, क्या तुम देखना चाहते हो? उसकी मेमोरीज इस छोटे से टुकड़े में कैद हैं। ईवल की ये सारी बातें सुनकर चैनलिंग को पास के वही मोमेंट्स याद आने लगते हैं जहाँ पर फोक्स लॉर्ड युनशु के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसे बोलता है युनशु मुझे आपको प्रोटेक्ट करने दें। ये बोलने के बाद फोक्स युनशु के फेस को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है, जिस पर लॉर्ड युनशु अपने हाथ को जोर से बंद करते हुए तेजी से फोक्स के सर पर दे मारता है और बोलता है बच्चे तुम्हें ये पता भी है कि तुम ये क्या कह रहे हो? और सोचता है तुमने तो डायरेक्टली मुझे मेरे नाम से बुला लिया। हम देखते हैं कि फोक्स मार खाने के बाद काफी क्यूट सा फेस बनाकर अपने सर को सहला रहा था और बोलता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ और मैं बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसे सुनकर लॉर्ड युनशु अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए बोलता है ओह अच्छा तो ऐसी बात है, अब तुम मुझसे लंबे हो चुके हो, मगर क्या तुम्हें याद है कि जब तुम उन छोटे डिमंड्स को पकड़ने के लिए माउंटेन से नीचे गए थे तो वापसी पर तुम काफी ज्यादा इंजर्ड थे। इस वक्त तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और जितना जल्दी हो सके तुम खुद को मैच्योर बनाओ और एक इंडिपेंडेंट ग्रेट डीमन बनने का ट्राई करो। ये सब बोलने के बाद लॉर्ड युनशु वहाँ से जाने लगता है, मगर हमारा फोक्स तो काफी ज्यादा कंफ्यूज लुक के साथ वहीं खड़ा था और उन्हीं बातों को याद करते हुए सोचता है आखिरकार ऐसा बोलने का मतलब क्या था। इसके बाद हम गैंग्जू और ग्रैंडमा हवाई को खाना लेकर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर गैंग्जू बोलता है क्या हुआ, क्या तुम वेट कर रहे हो कि पहले हम खाना खा लें? और वो हमारे फोक्स को खाने के लिए बुलाने लगता है, मगर हमारा फोक्स तो उसकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। इसके बाद गैंग्जू फोक्स से पास जाता है और उसके टेल को पकड़कर खींचने लगता है और बोलता है क्या तुम इस वजह से नहीं खा रहे कि तुम्हें डर है कि हम तुमसे तुम्हारा फूड छीन लेंगे? क्या तुमने कोई जहरीला फल खा लिया था जिसकी वजह से तुम बीमार हो? मगर फोक्स तो काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाते हुए लॉर्ड युनशु की बातों को याद कर रहा था। ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैच्योर बनो, इंडिपेंडेंट बनो, डिमंस को पकड़ते हुए इंजर्ड हो गया और बड़े डिमंस। ये सारी बातें फोक्स के माइंड में एक साइकिल की तरह तेजी से घूम रही थी। जब गैंग्जू ये नोट करता है कि फोक्स तो उसकी किसी भी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो वह हैरान होते हुए पूछता है मैंने तुम्हारे टेल को इस तरह से पकड़ा हुआ है, क्या तुम्हें फिर भी मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा फोक्स लॉर्ड युनशु की बातों की वजह से काफी बुरी तरह से प्रैक्टिस कर रहा था। हम देखते हैं कि हमारा फोक्स प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा कूल लग रहा था और लॉर्ड युनशु ड्रिंक करते हुए काफी प्यार से कंटिन्यूसली फोक्स की तरफ ही देखे जा रहा था। इसके बाद हम वही फॉरेस्ट देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड युनशु और हमारे फोक्स की डेथ बॉडीज पड़ी हुई थी और किस तरह से गैंग्जू ने अपनी आइज को इंजर्ड किया था और वो लॉर्ड युनशु के हाथ को पकड़कर काफी बुरी तरह से रो रहा था। प्रेजेंट में चैनलिंग इन सब चीजों को याद करते हुए काफी बुरी तरह से घबराते हुए अपनी ड्रीम से उठ जाता है। हम देखते हैं कि चैनलिंग की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब थी और वो खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाता है और सोचता है ये सब क्या था? युनशु और यानशन, क्या सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था? और क्या तभी 15 की सोल बिखर कर अलग अलग हो गई थी? आखिरकार वहाँ क्या हुआ था? इसके बाद वो अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए सोचता है और जो 15 मेरे ड्रीम्स में है वो अपनी मेमोरीज को भूल चुका है और डायो को याद करते हुए सोचता है अगर मैं सच जानना चाहता हूँ तो मुझे उसे ढूंढना होगा। और इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।